चलिए ध्यान दिया जाए। ये क्वेश्चन है अपने पास क्या कि कह रहा है क्या कि एनर्जी ई है, फोर्स एफ है, वेलोसिटी वी है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है और टाइम टी है। इसमें रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है एनर्जी इक्वल टू ए टाइम्स वेलोसिटी अपॉन फोर्स माइनस बी टाइम्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां से हम लोगों को निकालना है क्या चीज? ए और बी का डायमेंशन निकालना है। मैं आपको बोला था क्या कि कोई भी रिलेशन ट्रू है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या कि जो पहले टर्म का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन दूसरे टर्म का भी होगा, और वही डायमेंशन है तीसरे टर्म का भी हो जाए। इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ध्यान देंगे कि अगर एनर्जी है तो हमको इन डायमेंशंस में से एनर्जी का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशन है कितना? mL2T- फोर्स है एक टर्म, फोर्स का भी डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? mL_T-। एक टर्म है वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। इसमें मास नहीं होता है, लेंथ और टी माइनस। डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए हम लोग केवल एल का यूज करेंगे, और टाइम टी है तो टी के लिए केवल हम लोग टी का यूज करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में होगी। मैं बोला क्या कि अपने पास तीन टर्म है, और इस तीनों टर्म में जो अपना वेल नॉन टर्म है वो कौन सा है? एनर्जी, जिसके बारे में मुझे पूरा का पूरा डायमेंशन पता है। इसका मतलब कि एनर्जी को हम एक बार इसके साथ इक्वेट करेंगे तो एक चीज ए निकल जाएगा, और इसी एनर्जी को हम लोग एक बार इसके साथ इक्वेट करेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन बनेगा, और यहाँ से बी का डायमेंशन निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कि पहली बार जब हम लोग ई का डायमेंशन करेंगे इक्वल टू किसके बराबर में? ए भी अपॉन फोर्स के बराबर में, तो हम फोर्स को इधर लेके आ जाते हैं, वेलोसिटी को इधर लेके आ जाते हैं। तो जो एनर्जी बचेगा और इनटू फोर्स हो जाएगा, डिवाइड से आएगा, तो ये वेलोसिटी डिवाइड में हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? अब जो इसका डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा। तो अब एक एक करके अगर हम लोग डायमेंशन लिखना शुरू करेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन है कितना? mL2T-। नीचे इंटू फोर्स है, ये है कितना? mL_T-2। और नीचे वेलोसिटी है जो कि है कितना? m0L और T-। कितनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कि एक L से आपका एक L कैंसिल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बाकी चीजों को आप देखिए कि बाकी चीजों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि एक m है यहाँ और एक m है यहाँ, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड करके कितना मास हो जाएगा? l यहाँ 2 बचा हुआ है और यहाँ कोई भी l नहीं बचा हुआ है। तो लेंथ का डायमेंशन कितना हो गया? टाइम यहाँ -2 और यहाँ भी दोनों मिलके कितना हो जाएगा? और नीचे से -1 आएगा ऊपर तो +1 हो जाएगा। तो ये -4 और +1 यानी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? और यही हो जाएगा किसका डायमेंशन? का डायमेंशन। दूसरी कहानी में हमको क्या करना है? किसी एनर्जी को bx/bt के बराबर में कर, किसके बराबर में करना है? इसी एनर्जी को हमको करना है किसके बराबर में? bx/vt के बराबर। देखो vt को इधर ले आओ तो एनर्जी इंटू वीटी हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई से x आएगा तो डिवाइड में, और इधर क्या बच जाएगा? अब यहाँ सारा टर्म हमको पता है, सबका डायमेंशन लिखेंगे, वही डायमेंशन किसका हो जाएगा? बी का डायमेंशन हो जाएगा। लिखते हैं एनर्जी का डायमेंशन mL2T-। वेलोसिटी का कितना लिखेंगे? m0L_T-1। और टाइम का कितना लिखेंगे? नीचे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे? L। अब देखिए यहाँ से, अब देखिएगा यहाँ से कि एक L से आपका एक L कैंसिल होगा। मास के नाम पर हमारे पास एक मास यहाँ बचा है, यहाँ 0 मास बचा हुआ है। मतलब जो मास बचेगा वो केवल कितना? लेंथ यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ कोई लेंथ नहीं बचा हुआ है, इसका मतलब लेंथ कितना बचेगा? टाइम यहाँ -2, यहाँ -1 और यहाँ 1। ये तो -1 और 1 मिलके खत्म हो गया। बचा कितना? टी का केवल कितना वैल्यू? -2। और यही जो हो जाएगा किसका डेफिनेशन हो जाएगा? यही हो जाएगा किसका डायमेंशन? का डायमेंशन। तो अपने पास बी का डायमेंशन ये निकल के आया, और ए का डायमेंशन ये निकल के आया, और इस तरीके से हमने ए और का डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। बात समझ में आ रहा है?
ये था आपका क्या पहला एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके कुछ अननोन क्वांटिटीज जो किसी भी इक्वेशन में थे उसका डायमेंशन निकालना एक एक करके सीखा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके डायरेक्ट जेई और नीट में पूछ दिए जाते हैं, तो आपको ये चीजें मेरे ख्याल से अब समझ में पूरी की पूरी आ गई हो। बात समझ में आ रहा है? देखिए कि अब हम लोग अगले यूज के तरफ बढ़ेंगे, और इस अगले यूज में जो है, इस अगले यूज में जो है तो हम लोग काम करेंगे किस चीज का, इस अगले यूज में जो है सो हम लोग काम करेंगे किस चीज का, तो अगला यूज जो है डायमेंशन फॉर्मूला। उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो दूसरा यूज है ये किया जाता है क्या कि टू टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, कि किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का अगर हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना हो, नीट फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? 11th क्लास में अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 9th क्लास में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, और उसमें पढ़ा होगा क्या कि यदि अपने पास दो बॉडी है, दोनों अलग अलग बॉडी है, अगर एक बॉडी का मास में मान लूं कि इसका मास है m1 और इसका मास है कितना, m2, और इस दोनों बॉडी के सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है, ये अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों का है r, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ये दोनों ही बॉडी एक दूसरे को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करे। ये दोनों ही बॉडी एक दूसरे को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप देखिए कि अगर अट्रैक्ट कर रहा है, ये अगर फोर्स F से अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इसको फोर्स F से ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दुनिया में आप कहिएगा कि सर यहाँ पेन इसको गिराते हैं तो यही तो केवल नीचे गिरता है, इसका मतलब अर्थ ही अट्रैक्ट कर रहा है, को भी चाहिए कि अर्थ को ऊपर उठा ले। देखो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है किस पर, मास पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मास पर डिपेंड करता है तो इसका मास और अर्थ के मास में अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर है। ये बहुत छोटी बॉडी है, तो इसीलिए इफेक्टिव किसका फोर्स होगा, इफेक्टिव होगा हमेशा बड़े मास वाले। तो अगर हम यहाँ खड़े हैं और मेरे बगल में वो पंखा खड़ा है, और मास कंपेरेबल है, आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस पंखे के मास के 5 गुना आपका मास होगा, 10 गुना, लेकिन इसके मास को और अर्थ के मास को आप कंपेयर, तो कंपेरेबल मास है तो ये भी मेरे ऊपर में फोर्स लगा रहा है, मैं भी इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन इफेक्टिव फोर्स आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन इस दोनों के बीच में इतना मास का डिफरेंस है कि इफेक्टिव फोर्स आपको दिखने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब ये पेन यहाँ है तो केवल इसी को खींचा जा रहा है, ये भी अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन इस दोनों के बीच में इतना वीक फोर्स काम कर रहा है कि इसके फोर्स से अर्थ का कुछ बिगड़। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो न्यूटन साहब इसमें दिए थे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में ये कहा गया क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में ये कहा गया क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में ये बात कहा गया था क्या कि ये जो फोर्स है आपका, ये जो आपका फोर्स है, ये जो आपका फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के। मतलब दोनों बॉडी का मास का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो मास का प्रोडक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कि जितना अधिक मास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही अधिक होगा। और इसी में इन्होंने क्या बताया था कि अगर देखा जाए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉडी, कि दोनों बॉडी के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हम इस दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो दोनों स्टेटमेंट को मिला करके लिखेंगे क्या कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके। अब हमारे संविधान में ये बात लिखा हुआ है क्या कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए तो एक कांस्टेंट लाइए। तो प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग हटा करके जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये G जो है यहाँ पर, ये G जो है इसको बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है G इक्वल टू ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg -11। ठीक ना। अब यहाँ पर बात उठती है क्या कि देखो ये बहुत छोटा वैल्यू है, ये कितना 10 का पावर -11 में चल रहा है, बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू। हम अगर तीन फोर्सेस में बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लगता है, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस सारे फोर्सेस में जो सबसे कमजोर फोर्स है वो यही फोर्स है जिसका नाम है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसका कांस्टेंट बहुत छोटा। इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ के रूप में पढ़ते हैं, और कूलॉम्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, तो कूलॉम्स लॉ कहता है मेरे भाई, कूलॉम्स लॉ कहता है क्या कि ये दोनों अगर मान लो कि सेम चार्ज है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इस पे इधर के तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर के तरफ फोर्स लगाएगा। लेकिन ये फोर्स कितना होगा, इसके जानकारी के लिए हम लोगों को अपने सिलेबस में कूलॉम्स लॉ पढ़ना है, लेकिन बेसिक आप यहीं से कंपेयर करके देखिए। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है, वहां प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है। और यही कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और कूलॉम्स लॉ बस एक ही जैसा चीज है, वहां मास के रिगार्डिंग बात करना है, यहाँ पे चार्ज के रिगार्डिंग बात करना है। भाई वहां पर जो कांस्टेंट आया है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया है, और यहाँ पर अगर हम लोग दोनों स्टेटमेंट को मिला देंगे तो 1Q2/r² होगा। इसको हम प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू में बदलेंगे, एक कांस्टेंट k आएगा 1Q2/r², और यहाँ पे जो k का वैल्यू होता है ये होता है कितना, 9 इंटू 10⁻9 टन स्क्वायर पर। डिफरेंस देखो यहाँ -11 पावर वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड दिस इज +9 पावर वेरी लार्ज क्वांटिटी। इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने में बहुत बच्चा चीज है। मैग्नेटिक फोर्स भी आप आगे पढ़िएगा तो उसमें कांस्टेंट होता है μ0/4π और उसका वैल्यू होता है 10⁻7। तो आप कांस्टेंट से केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 का पावर 7, 10 का पावर 9 और 10 का पावर -11 में सबसे बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है कि मैग्नेटिक होता है। वो 10 का पावर 7 है, ये 10 का पावर 9 है, तो ज्यादा ये हुआ मैग्नेटिक इससे कमजोर। और सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में सबसे कमजोर वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए जब हम लोग मेनली चार्ज को स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पार्टिकल को स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने में अधिकतर समय हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करके चलते। क्यों कि ये 10 का पावर 9 और ये -11, मतलब दोनों के बीच में 10⁻20 का डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इतना गुना डिफरेंस है तो ये तो वही बात हो गई अर्थ का मास और स्पेन का मास, इग्नोर कर सकते हैं इसके मास को अर्थ के मास के सामने में। तो हम लोग चार्ज के स्टडी के समय में, इसी समय में क्या करते हैं भाई, चार्ज के स्टडी के समय में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। क्यों कि अगर हम चार्ज को स्टडी करेंगे, इसको चार्ज कर दें, इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा, लेकिन हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा है, इसका ऐसे भी कुछ चलने वाला नहीं है। मेनली मुद्दा अपना ये है कि डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे इस फिजिकल कांस्टेंट का, फिजिकल कांस्टेंट अपने पास क्या है, फिजिकल कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट क्या है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट। इसका हम डायमेंशन कैसे निकालें, इसका हम यूनिट कैसे निकालें, बात समझ में आ रही है। तो पहले बात हम लोग शुरू करेंगे क्या यहाँ से कि F = G m1m2/r² में G को ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कांस्टेंट है जिसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। कहिएगा क्यों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप एक बात बताओ, मैग्नेट से बचपन में खेले हो कि नहीं खेले। अगर दो मैग्नेट को डायरेक्ट चिपकाते हैं तो पट से चिपक जाता है, दोनों के बीच में हाथ रख देंगे तो फोर्स कमजोर पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। इसका मतलब कि मीडियम बदलने से दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स बदल रहा है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हम मीडियम रख देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन दो बॉडी के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, बीच में कुछ भी रख दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चार्ज को अगर हम यहाँ एयर में रखें और उठा करके वैक्यूम में लेके चले जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर फर्क पड़ जाएगा, बीच में मीडियम बदल जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कांस्टेंट पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही है जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और ये कहीं भी बदलता। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर दिखाएंगे कि चार्ज को अगर हम हवा से उठा करके पानी में रख दिए तो इस कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तब के लिए वैल्यू है जब चार्ज एयर या फिर वैक्यूम में, लेकिन जब मीडियम बदल जाएगा तो इस कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाएगा। इसीलिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये बदलती रहती है, लेकिन ये कभी बदलती पूरे ब्रह्मांड के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इसे हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भाई आज के लेक्चर में हमारा टारगेट ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चाहेंगे क्या कि इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन हम लोग फाइंड करें। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कि टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, हम लोग बात करेंगे किस चीज का, क्वेश्चन करके करेंगे क्या कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, हम लोगों को डायमेंशन फाइंड करना है किस चीज का, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं क्या जी। इसका हमको डायमेंशन निकालना है। एक बात बताओ कि हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े हैं क्या, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कितना होता है, जी m1 m2 अपॉन कितना r स्क्वायर। हम लोग g को छोड़ के बाकी सारे टर्म को इधर शिफ्ट करने वाले हैं। इधर g बच जाएगा, इधर f है, r स्क्वायर डिवाइड से आएगा तो किस में जाएगा, और नीचे से m1 मल्टीप्लाई में है और m2 भी किस में है। अब ये बताओ कि जो इधर का यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होना चाहिए कि नहीं। तो अगर हम g के यूनिट का बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या जानते हैं, आर स्क्वायर। आर क्या था, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। तो जब लेंथ को भाई मीटर में मेजर करते हैं तो एक आर मीटर होगा तो आर स्क्वायर किस में होगा, नीचे पहला मास भी केजी में और दूसरा मास भी किस में। फाइनली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे में केजी, केजी मिलके कितना। इसका मतलब ये कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अब इसका अगर डायमेंशन लिखना है तो अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर हम दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, बराबर है या जोड़े घटाए हैं, तो निश्चित रूप से जो इसका नेचर होगा वही नेचर इसका भी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भाई साहब डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन लिखना है तो एक बात बताइए कि न्यूटन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन आपको याद होगा, फोर्स का डायमेंशन आपको याद होगा कितना, ml/t माइनस मीटर स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर है, और लेंथ के स्क्वायर में अगर हम डायमेंशन लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे, और नीचे पहला भी मास और दूसरा भी मास, तो मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि मास ऊपर में एक ही है और नीचे से दो मास ऊपर जाएगा तो मास कितना हो जाएगा। लेंथ देखिए कि हमारे पास यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, दोनों मिल करके लेंथ का डायमेंशन कितना हो जाएगा। और टाइम आप देखिए कि हमारे पास कितना है, -2 है केवल। इसका मतलब कि अगर हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन लिखना है तो भाई जो g का डायमेंशन होगा उसमें मास का डायमेंशन 1 और -2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, -1। लेंथ का डायमेंशन कितना और टाइम का डायमेंशन कितना, -2। ये निकल के आ गया किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, और ये निकल के आ गया क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। बातें समझ में आई कि नहीं? किसका यूज किए, डायमेंशन फॉर्मूला का। क्या
कि हम लोग फोर्स का डायमेंशन पढ़े हुए हैं, कितना होता है ml t माइनस, तो दुनिया में कैसा भी फोर्स रहे, फोर्स का डायमेंशन हमेशा क्या होगा ml t माइनस 2, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायमेंशन से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर पता करते हैं। तो अगर डायमेंशन L2 था तो हम लोग समझ जाते थे कि एरिया है, अगर L3 है तो हम लोग समझ जाते थे क्या वॉल्यूम है, तो ml t माइनस 2 रहेगा तो क्या समझ जाएंगे फोर्स है, और अगर फोर्स है तो डायमेंशन कैसा होगा ml t माइनस 2, भले ही वह किसी भी प्रकार का फोर्स रहे। बातें समझ में आ रही कि नहीं? इस तरह से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन हम लोग निकाले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला देखिए कि अगर आपको कोई आदमी बता दे कि जो चार्ज का यूनिट है, जो चार्ज का यूनिट है, इस चार्ज के यूनिट को हम लोग लिखते हैं क्या कूलम, इस चार्ज के यूनिट को हम लोग क्या लिखते हैं, इस चार्ज के यूनिट को हम लोग क्या लिखते हैं कूलम्ब लिखते हैं। और आपको मैंने बताया हुआ है कि Q इक्वल टू क्या लिखते हैं IT। अगर इसका डायमेंशन लिखना हो Q का तो करंट के लिए हम लोग A का यूज करते थे, और टाइम के लिए हम लोग मतलब कि चार्ज का डायमेंशन कितना हो जाएगा Q इक्वल टू 80। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो भाई कि अगर हमको कूलम्ब्स कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करना है, तो अगर हमको कूलम्ब्स कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करना है कि कूलम्ब्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो कूलम्ब्स कांस्टेंट के डायमेंशन के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर आ जाएंगे, और कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर, फिर से के को छोड़ दीजिए, बाकी सारे को अगर आप इधर ले आइएगा तो 1 Q2 के बराबर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर हमको यूनिट लिखना है, तो अगर हमको के का यूनिट लिखना है तो फोर्स का यूनिट क्या लिखेंगे आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, पहला चार्ज भी कूलम्ब और दूसरा चार्ज भी क्या, ये कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर हमको डायमेंशन लिखना है, अगर हमको के का डायमेंशन लिखना है मेरे भाई, तो के का डायमेंशन लिखना है तो फोर्स का डायमेंशन बोलो कितना होगा ml t माइनस 2। आर स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा, पहला चार्ज का डायमेंशन कितना होगा और दूसरे चार्ज का भी डायमेंशन कितना होगा, कहाँ पे, हाँ। अब बताइए कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, पहला चार्ज भी 80, दूसरा चार्ज का डायमेंशन भी कितना। अब काम क्या है, बस इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का ज़रूरत नहीं होता है, एक्सपोनेंट हम लोग लगाते हैं और एक्सपोनेंट से ही सॉल्व करते हैं। मास एक ही है तो मास एक ही रह जाएगा, है कि नहीं? आप देखिए लेंथ यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, टाइम आप देखिए यहाँ -2 है और नीचे में 112 है, तो +2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 और -2 मिलके कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसका मतलब टाइम का पावर कितना हो गया, और एक ए बच रहा है, तो ए एक यहाँ मतलब नीचे ए स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो ए का पावर -2 हो जाएगा, और यही किसका डायमेंशन हो जाएगा अपने कूलम्ब्स कांस्टेंट का, जहाँ पर के को हम लोग किस नाम से जानते हैं, के को हम लोग जानते हैं किस नाम से कूलम्ब्स कांस्टेंट के नाम से या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? केमिस्ट्री में आप लोग अगर पढ़े होइएगा, तो केमिस्ट्री में अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो आप लोग पढ़े होइएगा एनर्जी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी। नहीं पढ़े हुए हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो मान लीजिए, ठीक ना? अगर नहीं पढ़े हैं तो मान लीजिए कि गुरुजी एक फॉर्मूला लिखे हैं, सही है। हम लोगों को भी पढ़ना है, 12th के लास्ट टर्म में पढ़ना है। आइंस्टीन का इक्वेशन जहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, वहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है तो आपका जो ई है, इस ई को बोला जाता है क्या एनर्जी। एच जो है आपका, ये एच जो है ये है क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, और आपका एफ जो है ये एफ है क्या आपका फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं क्या एफ इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। सर्कुलर मोशन में मैंने ये चीजें पढ़ाई हुई है। अब अगर हमको यहाँ पर एच का फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो अगर हमको एच का यूनिट लिखना है तो तुम देखो कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट एच इक्वल टू हम लोग लिखें, एच इक्वल टू कितना लिखेंगे E/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कितना लिखेंगे 1/टाइम। तो फ्रीक्वेंसी को जब 1/टाइम लिखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को जब 1/टाइम लिखेंगे तो
के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे कितना 1/, फाइनली जो h इक्वल टू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा E इंटू, अब देखो कि h का वही डायमेंशन होगा तो डायमेंशन एनर्जी का होगा कितना mL2T-, और टाइम का डायमेंशन कितना होता है, कितना हो जाएगा ये कुल मिला के, ये कुल मिला के हो जाएगा आपका mL2- क्या किसका डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट का। इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम लोग किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन पता कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से यूनिट पता करना चाहें तो एनर्जी के लिए जूल और टाइम के लिए कुल सेकंड, है कि नहीं। इसका यूनिट कितना लिखेंगे, एनर्जी के लिए जूल और टाइम के लिए क्या, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, जूल सेकंड। इतना बात में कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है। तो आज के क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको बस अब केयरफुली सुनिएगा, सीखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। मैं आपको पिछले दिन बोला था क्या कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम 2π टाइम्स √L/G होता है, और इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कैसे डिराइव करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं। अब ये बात भूल जाना है क्या कि मेरे पास इस तरह का फॉर्मूला है, हम लोग पुराने जमाने में जी रहे हैं, हमको ये फॉर्मूला पता अगर है भी तो भूल जाना। बात समझ में आ रहा है। अब ये जो टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाला था, ये टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाला था, एक पेंडुलम है अपने पास। ये पेंडुलम एक रस्सी से बंधा हुआ चीज होता है, और एक रस्सी से बंधा हुआ चीज होता है जो छत से टंगा हुआ रहेगा, और इस छत से टंगे हुए चीज के साथ कोई एक मास m लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम का गेम हम लोग अर्थ पे खेल रहे हैं, किसी चांद पे नहीं खेल रहे हैं, किसी दूसरे प्लेनेट पे नहीं खेल रहे। बात समझ में आ रहा है। एक आदमी आया और बोला क्या कि ये रस्सी है भाई कितने लेंथ का, L लेंथ का। बात समझ में आ रहा है। एक आदमी आया और इस पेंडुलम को किया क्या, तो इस पेंडुलम को भाई यहाँ से पकड़ के और पहुंचा दिया यहाँ पर, और ये पेंडुलम अभी है यहाँ पर। अब यहाँ से ये आदमी क्या करेगा कि इस पेंडुलम को छोड़ेगा। तो जब इस पेंडुलम को छोड़ेगा तो ये पेंडुलम यहाँ से चल के कुछ यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंचेगी, और यहाँ तक पहुंचने के बाद ये फिर वापस यहाँ तक आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लगता है। इसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो टाइम पीरियड का अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो हम लोगों का जो अगला एप्लीकेशन है, ये अगला एप्लीकेशन है क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला एज अ रिसर्च टूल, एज अ रिसर्च टूल, की एक रिसर्च टूल के जैसे हम लोग कैसे डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो भाई हमारे पास केवल एक पेंडुलम बंधा हुआ है, और इस पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक जाने में और वहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, इस टाइम के लिए हमको फॉर्मूला बनाना है। हमको कुछ नहीं आता है, बस भगवान ने थोड़ा सा दिमाग दिया है और थोड़ा सा नजरिया दिया है कि हम इस कहानी को ऑब्जर्व कर सकें। बात समझ में आ रही है कि नहीं। टाइम पीरियड का मतलब कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि कैलकुलेशन कर रहे हैं किस चीज का, कैलकुलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सिंपल पेंडुलम का अगर हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड का, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता होगा क्या कि एक बार जाने में और फिर से वापस आने में इसको कितना टाइम लगा। बचपन में कभी झूला झूले हुए हो क्या, पैर में रस्सी बांध के, अगर झूले हुए हो तो तुम सोचो कि इसमें टाइम ज्यादा कब लगेगा। पहले हम लोग इस रस्सी के लेंथ के रिगार्डिंग बात करते। भगवान ने हमको दिमाग दिया है, हम लोग साइंटिस्ट हैं और हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो पेंडुलम पे रिसर्च कर रहे हैं तो एक बार छोटा रस्सी लगा के देखेंगे, एक बार बड़ा रस्सी लगा के देखेंगे, एक बार बहुत बड़ा रस्सी लगा के देखेंगे। तो जब छोटा रस्सी रहेगा तो तुरंत जाएगा और तुरंत आ जाएगा, तुरंत जाएगा और तुरंत, मतलब टाइम पीरियड कहीं ना कहीं लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अगर लंबा सा रस्सी लगा देंगे तो आराम से ऊपर जाएगा और फिर आराम से वापस आएगा। इसका मतलब अगर रस्सी का लंबाई छोटा बड़ा करें, टाइम पीरियड कहीं ना कहीं घटेगा बढ़ेगा। अपने ऑब्जर्वेशन से मैंने ये बात निकाला है, ये मुझे किसी ने लिख के नहीं दिया है,
मैंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट करके कि यदि इस लेंथ को घटाया बढ़ाया जाए तो टाइम पीरियड पर फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हो सकता है कि मेरा मानना गलत भी हो, लेकिन हमको ऑब्जर्वेशन में जो भी डाटा मिलेगा उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस टाइम पीरियड के बारे में हमको ये बात मिला है क्या कि जो आपका टाइम पीरियड है, पहला ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, और इस ऑब्जर्वेशन में जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मिला है, ये ऑब्जर्वेशन क्या मिला है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज पे? डिपेंड्स ऑन लेंथ। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग मानेंगे क्या कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। अब डायरेक्टली भी हो सकता है, इनवर्सली भी हो सकता है, ये अपन को अभी पता नहीं है, लेकिन बस अपन को इतना बात पता चला है क्या कि टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कि यदि ये मास कोई हल्का आदमी झूला पे झूले तो बहुत आसानी से झूल सकता है, और अगर कोई बहुत भारी आदमी झूला पे बैठे, लोग पहले सोच ले, मान लो मजबूत है, टूटेगा नहीं, तेरे जैसा आदमी आज रिपुसूदन सर अचानक से मिले और कहे कि सर आप पतले हो गए हैं क्या? पतले नहीं कहिए, बहुत पतले कहिए। आज से ज़्यादा नहीं, 4 महीना पहले 98 kg और अभी 79 kg, 20 किलो का फासला है, ठीक ना? चलिए, क्या बोल रहे थे? तो भारी आदमी अगर बैठेगा तो हो सकता है कि झूला बहुत टाइम लेके जाए, बहुत टाइम लेके आए, हो सकता है, होता नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और अगर हल्का आदमी रहे हो सकता है तुरंत आए, तुरंत जाए, तुरंत आए, तुरंत जाए, है कि नहीं? और भारी आदमी रहेगा तो झोला एकदम चोई चोई का आवाज आएगा और आराम से जाएगा, फिर आराम से आएगा, टाइम फर्क पड़ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने एक दूसरा ऑब्जर्वेशन ये निकाला क्या कि जो आपका टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड जो है, अच्छा ये डिपेंड्स ऑन नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या? मे डिपेंड्स ऑन। हो सकता है कि डिपेंड करे, नहीं भी कर सकता है। हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, कोई भगवान थोड़ी है कि कह देंगे तथास्तु हो गया भाई। लेंथ पे डिपेंड करता है, बस मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा हमको लग रहा है कि अगर लेंथ घटेगा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बदलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको ऐसा लग रहा है कि अगर मास बदलेगा तो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, तो टाइम पीरियड मे डिपेंड्स ऑन, ए डिपेंड्स ऑन मास। और यहां से हम लोग लिखेंगे क्या कि टाइम पीरियड मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगला ऑब्जर्वेशन देखो, अगर हम लोग पृथ्वी पर बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अलग होगा, इसको खींचेगा mg फोर्स से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे की तरफ इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? mg फोर्स। मास तो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, लेकिन अगर पृथ्वी पर है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 का लगेगा। किसी चीज को लेके मून पे चले जाएंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बदल जाएगा, किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे तो बदल जाएगा। भाई अगर साइंस में फॉर्मूला बना रहे हैं तो केवल अर्थ को ध्यान में रखें, ये अच्छी बात। हम किसी भी प्लेनेट के लिए बात कर रहे हैं और अब यहाँ से अर्थ को गायब कर, सर अर्थ को तो ऐसे गायब कर दिए जैसे मजाक है अर्थ, है ना? अब हम लोग किसी भी प्लेनेट के लिए बात कर, तो प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। और अगर इसको नीचे की तरफ कोई जोर से खींचे, ये बहुत आराम से जाएगा, बहुत आराम से आएगा। और अगर इसको नीचे की तरफ खींचने वाला कमजोर हो तो ये तुरंत जाएगा और तुरंत आएगा। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर भी टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां से हम लोगों का जो तीसरा ऑब्जर्वेशन आया है, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है भाई कि जो टाइम पीरियड है ये मे डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के पर में डिपेंड कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, इसके टाइम पीरियड नल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और सोचो क्या सोच सकते हो? नीचे आग जला देंगे तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा? ओके सर, आदमी को बिठा के जला देंगे तो फर्क पड़ जाएगा। अब हटा, आदमी नहीं है ये कोई सा लोहा लकड़ी किसी भी चीज का कोई मेटल। अब आग जला देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? चलने वाला चीज नहीं है तो टाइम पीरियड पे फर्क। गर्मी ठंडी से कोई फर्क पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट बहा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि आदमी नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी फैक्टर पे ये डिपेंड करता हो।
अगर करता भी होगा तो वो ऑटोमेटिक हम गलत मान लेंगे तो वो हट जाएगा। अब अभी देखेंगे हम लोग कि ये हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इट मे की टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता हो, इट मे की टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता हो, इट मे की टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता हो। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम साइंटिस्ट हैं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बार बार पेंडुलम को झुला करके और देखेंगे कि मास ज्यादा लग रहा है तो टाइम पीरियड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, मास कम लग रहा है तो टाइम पीरियड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इस तरीके की कहानी हम लोग ऑब्जर्वेशन से देखें। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब इस ऑब्जर्वेशन में अगर हम तीनों ऑब्जर्वेशन को एक साथ मिला दें, तो तीनों ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग मिला दें, कंबाइनिंग दिज ऑब्जर्वेशन, अगर इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग मिला देंगे दिज ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन को मिला देने से हमको ये मिलेगा कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया है क्या कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो तुम देखो कि लिखें x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये ठीक है, पावर 1 रहेगा तो पॉजिटिव, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y लिख सकते हो या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 लिख सकते हो, दोनों बातें सेम ही है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि इसमें लेंथ, मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो पावर है वो कुछ भी एक्स वाई जेड है, हमको अभी पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं क्या कि इसका जो पावर है वो है कितना, एक्स वाई जेड कुछ भी। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ से मानना शुरू क्या करते हैं, लेट द एक्सपोनेंट ऑफ, लेट द एक्सपोनेंट ऑफ लेंथ, लेट द एक्सपोनेंट ऑफ लेंथ, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी इज एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। इसमें जो है इसका जो डायमेंशन है, इसका जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है, ये t प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर x, m टू द पावर y और g टू द पावर, ये हम लोगों ने मान लिया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, अगर इक्वल टू में बदलेंगे तो अपने पास एक जुगाड़ आ जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू में बदलते हैं, ये कांस्टेंट लाते हैं, एल एक्स एम वाई और जी जेड रखते हैं, और के कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, इसका कोई डायमेंशन वगैरह, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। इतनी बातें समझ में आपको आई है कि नहीं आई है? इतनी बातें मैंने किसी की कही हुई बातें नहीं मानी है, हम लोग अपने स्वविवेक से इन चीजों को ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्व करने के बाद ये पूरी कहानी रची है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में किसी से पूछने नहीं जाना है, खुद को ऑब्जर्व करना है, फील करना है और उस डाटा को कैलकुलेशन में लाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन से हमको पता चला क्या कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, ले लिए कैलकुलेशन में, मास पर डिपेंड कर सकता है, ले लिए कैलकुलेशन में, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर सकता है, ले लिए कैलकुलेशन में। अब कैलकुलेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाए तो हमको ये बात पता नहीं है कि लेंथ का कितना पावर होगा, मास का कितना पावर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का कितना पावर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमको पता नहीं है, हम लोग केवल मान लिए क्या कि इसका पावर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और मान लीजिए कि यदि हमारा इतना कैलकुलेशन सही है तो इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि यदि हमारा इतना कैलकुलेशन सही है तो जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन होगा वही राइट साइड का भी डायमेंशन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आगे बढ़ेंगे और हम लोग चीजों को लिखेंगे क्या कि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग ये बात देखेंगे क्या, होमोजेनिटी से हम लोग देखेंगे क्या कि इधर जो टाइम पीरियड का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इधर के एल एक्स एम वाई और जी जेड का भी डायमेंशन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कांस्टेंट के है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम ही तो है, 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ भी होगा।
तो अगर हम लोग टाइम पीरियड के डायमेंशन का बात करें तो टाइम पीरियड के डायमेंशन में मास कहीं होगा क्या, लेंथ कहीं होगा क्या, टाइम है कितना पावर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिख ही लेते हैं कि टाइम का डायमेंशन m0 l0 और t, इसमें एक क्या है लेंथ, और लेंथ का पावर है x, इसका डायमेंशन कितना लिखेंगे। हमारे पास है क्या मास, मास का पावर है कितना, इसका डायमेंशन कितना लिखेंगे। हमारे पास है क्या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g का पावर z, तो एक्सीलरेशन कैसा भी हो यूनिट क्या होता है मीटर पर, और इसका पावर कितना z, है कि नहीं। इसका पावर अगर हम लोग z लिखेंगे तो आप देखिए कि इसमें मास नाम का कोई चीज, लेंथ नाम का चीज, टाइम नाम का चीज, और इस पूरे का पावर कितना। तो अगर हमको जी जेड का डायमेंशन लिखना हो, तो जी जेड का डायमेंशन लिखना हो तो आप पढ़े होइएगा बचपन के क्लास में क्या, कि यदि ए बी का पावर m है तो इसका पावर a का पावर m इंटू का पावर, मतलब सारे में पावर यहाँ भी 1 था यहाँ भी 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई किए, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई किए, तो बाहर पावर z है, इसका मतलब क्या कि हम लोग इस z से सारे पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये m0 इंटू जेड अगर करेंगे तो m0 ही रह जाएगा। l का पावर 1 है, इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और t का पावर -2 है तो -2z हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसका डायमेंशन, जी जेड का डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो डायमेंशन आपके लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही राइट हैंड साइड का भी होना, इसका मतलब k का कोई डायमेंशन नहीं है, lx का डायमेंशन lx है, my का डायमेंशन my है, और gz का डायमेंशन कितना है m0 lz, और t का पावर कितना -2। इसको सबको सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस सबको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, m0 l0 और t का पावर 1 इधर है। इसमें आप देखिए कि पहले अगर हम m को लिखें तो m का पावर यहाँ y है और यहाँ कितना है 0 है, इसका मतलब y और प्लस कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में ऐड होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, l को देखिए जरा सा, l का पावर यहाँ x है और यहाँ z है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, और t को जरा सा देखिए तो t का एक्सपोनेंट एक ही जगह पर है, और एक ही जगह पर है कितना -2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो मास का यहाँ जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वही यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट है y+0, और यहाँ पर जो है कितना है, यानी कि y बराबर कितना आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। लेंथ का एक्सपोनेंट यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है, यानी कि x+z=0, और टाइम का एक्सपोनेंट यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है कितना, यहाँ से z कितना मिल गया, यहाँ से z का वैल्यू अगर मिल गया है तो z का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग क्या किए कि इस z के वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, तो 0 = x - 1/2 हो गया, और x कितना मिल गया। डायमेंशन एनालिसिस करके हमको पावर नहीं पता था, हम लोग मान लिए थे कि XYZ होता होगा, x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया, और z का भी वैल्यू मिल गया। अब इस सारे वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में, जो जिसको मैंने अधूरा छोड़ा था ऑब्जर्वेशन पर, इसमें पुट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जब इसमें पुट करेंगे तो इसमें पुट करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, इस चीज को जरा सा ध्यान से देखिएगा। हम लोग करने जा रहे हैं क्या कि पुट द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 1 जो था अपना, ये क्या था, t = k टाइम्स lx my और g का पावर कितना। अगर वैल्यू रखेंगे t = k को k रहने दो, l का पावर x कितना आया है वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू और z का वैल्यू, m का वैल्यू कितना लिखेंगे और g का पावर कितना रखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कहानी से कुछ मिल रहा है, किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो जाए तो हम लोग कितना लिखते हैं, और इस कहानी से हमको ये मिल रहा है कि t =
ए एल का पावर 1/2 और जी का पावर -1/2 है, तो इसको नीचे लिख लेंगे कितना जी का पावर, और एम का पावर 0 कितना हो जाएगा। इसका मतलब कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन था क्या, यदि हल्का आदमी बैठेगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा और भारी आदमी बैठेगा तो टाइम पीरियड कम होगा, वो गलत ऑब्जर्वेशन। और गलत ऑब्जर्वेशन को टाइम पीरियड कैलकुलेशन ने अपने आप हटा दिया कि भाई तुम अपने बीच में एडजस्ट हो, बहुत देर तक तुमको झेले हैं लेकिन तुम लास्टली एडजस्ट नहीं हुआ और तुम मेरे एक्सपेरिमेंट से बाहर हो गया, तुम्हारी कोई ज़रूरत। मतलब क्या कि टाइम पीरियड मास पर कभी डिपेंड कहाँ से निकला, कैलकुलेशन अपने आप इसको बाहर निकाल दिया, मैंने नहीं निकाला। मेरा तो छोटा सा दिमाग बेचारा सोचा कि मास पे होना वो डिपेंड करता होगा, लेकिन कैलकुलेशन में ये चीजें हजम नहीं हुई और जितनी भी गलत मान्यताएं थी वो ऑटोमेटिक बाहर हो गई। अब आप ध्यान से देखिए कि t इक्वल टू जो हम लोग लिखेंगे पावर 1 को रूट अंडर एल लिखेंगे कि नहीं, और पावर 1/2 को रूट अंडर, इस दोनों को अगर लिखें तो t इक्वल टू के टाइम्स रूट अंडर एल अपॉन जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब सवाल उठता है क्या कि कांस्टेंट का, तो किसी भी कांस्टेंट का जो वैल्यू डिसाइड किया जाता है वो किसी ब्रह्मा ने ताम्रपत्र पे लिख के नहीं दिया है कि भाई साहब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होगा। ये किसी ने लिख के नहीं दिया है कि कूलॉम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9 होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। ये जो कांस्टेंट मिलते हैं ये एक्सपेरिमेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना तक फॉर्मूला मिल गया, टी का वैल्यू हम पृथ्वी पे है 9.8 हमको पता है, हम 1 मीटर का रस्सी लेंगे और उसको छोड़ेंगे, हाथ में स्टॉप वॉच लेंगे, टाइम काउंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कि पहली बार काउंट किया 1.98 सेकंड में वापस आ गया, मतलब टाइम पीरियड कितने का हुआ। दूसरी बार किए, इंसान है भाई, कभी स्टॉप वॉच दबाने में गलती हो जाएगा तो कभी छोड़ने में गलती हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट करने में ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर, डिवाइस का एरर बहुत बार हो सकता है। अब सोचिए कि हर बार अगर ये गलतियां होगी तो हमको एग्जैक्ट डाटा कैसे मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम हजारों बार करोड़ों बार इस एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, दोहराएंगे, और हर बार जो डाटा हमको मिलेगा ऑब्जर्वेशन से उसको कैलकुलेट करेंगे और सारे डाटा के एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं, मान लीजिए कि आप सबको बोला जाए क्या कि भाई साहब बात है ऐसा कि हम लोग यहाँ एक भोज का आयोजन करने वाले, और इस भोज में आप लोगों को पैसा पे नहीं करना है, आप लोगों को अपने घर से 1-1 किलो चावल लेके आना है, 1-1 किलो। जब यहाँ आकर के हम सबके चावल को मेजर करेंगे, हो सकता है कि किसी का 1010 ग्राम हो, ये भी हो सकता है कि किसी का 990 ग्राम हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब दोनों का एवरेज ले लेंगे तो कितना आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मैं छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन, अगर करोड़ों बार करेंगे तो दुनिया की कोई भी डाटा एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट के करीब हम पहुंच सकते हैं। कैसे, तो हजारों बार ऐसा लेंगे और सबका एवरेज ले लेंगे कि भाई इतना वेट सबका है करीब। तो बाय ऑब्जर्वेशन ये चीज देखा गया क्या, बाय ऑब्जर्वेशन ये चीज देखा गया क्या कि जब 1 मीटर के लंबे रस्सी से किसी भी पेंडुलम को ऑब्जर्व किया जाता है तो टाइम पीरियड नोटिस किया जाता है 2 सेकंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया क्या, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से ये चीज देखा गया क्या, इट इज दैट, it is seen that if the length of pendulum, if the length of pendulum कि अगर पेंडुलम का जो है is 1 मीटर, then its time period, then its time period on earth, पृथ्वी पर। अर्थ लिखने का मतलब क्या हुआ कि जी का वैल्यू कितना लेना है 9.8। बात समझ में आ रहा है कि नहीं कि जब 1 मीटर के रस्सी से पेंडुलम को टांग के टाइम पीरियड को काउंट किया गया तो देखा क्या कि ये जो टाइम पीरियड आ रहा है एज कितने का 2 सेकंड। अब फॉर्मूला में डाल दो सारे डाटा को, तो फॉर्मूला में जब सारे डाटा को डालोगे तो फॉर्मूला हमारे पास है क्या अभी तक, टी इक्वल टू के टाइम्स रूट अंडर एल अपॉन कितना। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जरा सा ध्यान से देखिएगा, टाइम पीरियड कितने का ए नहीं पता, एल पता है कितने का, और ये कितने का 9.8 का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। के को इधर लेके आ जाओ,
नहीं रहने दो, के को इधर लेके आ जाओ, चलो अपॉन के इक्वल टू अंडर 1 अपॉन कितना हो जाएगा 9 पॉइंट, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। जब स्क्वायर कर दीजिएगा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा दोनों तरफ, तो रूट हट जाएगा एक तरफ से, का स्क्वायर 4 नीचे कितना इक्वल टू 1 अपॉन 9.8 का स्क्वायर 9.8 ही रह जाएगा 9.8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, के इक्वल टू 4 अट्ठे 32 का 2 3 4 9 36 और 3 39.2 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 39.2 आएगा तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट अंडर 39.6 के आसपास का ये नंबर है, 6 का 36, 6 के आसपास का। अगर आप लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा ये आ जाएगा 6 पॉइंट के आसपास में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 6.28 के आसपास में। और आप ध्यान से देखिएगा कि k इक्वल टू 6.28 को 2 इंटू 0.14 सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। और ये 3.14 तो जाना जाना लग रहा है, पाई का वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से हमको कांस्टेंट का वैल्यू भी पता चल गया। और जो फाइनली हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एंड फाइनली द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड जो हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा t इक्वल टू हम लोग लिखते थे k टाइम्स रूट अंडर एल अपॉन k की जगह पर अब कितना रखेंगे अंडर कितना। हमको ये फॉर्मूला याद था क्या? याद नहीं था। हमने क्या किया, पेंडुलम को ऑब्जर्व करना शुरू। ऑब्जर्व करने के बाद मेरे पास डायमेंशन नाम का एक चीज था जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई किया, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करने के बाद यहाँ तक का रिलेशन हमने निकाला। और ये रिलेशन निकालने के बाद अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि कांस्टेंट के कहाँ से लाएं। तो अपने पास रस्सी बदलने का सुविधा है। अगर हम पृथ्वी पर हैं तो जी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो हम एक बार देखेंगे 1 मीटर का रस्सी लेकर के, 2 मीटर का रस्सी लेकर के, 3 मीटर का रस्सी लेकर के, हर बार क्या करेंगे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। हर बार के का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन हर बार जो है एरर के कारण डाटा थोड़ा डिफरेंस आएगा। थोड़ा ना थोड़ा क्या आएगा डिफरेंस। जैसे कि आप लोगों को मैंने चावल लाने बोला था तो किसी का 1 किलो से थोड़ा सा स्लाइट सा ज्यादा था। 1 किलो के सामने में 10 ग्राम कोई ज्यादा होता, 1 किलो के जगह 990 ग्राम भी कोई कम। लेकिन ये गलती से आप लाए हैं, आप जानबूझ करके 1010 ग्राम नहीं लाए, गलती हो गया आपसे। गलती कहाँ हो सकता है? तो हो सकता है कि आपका हाथ ही सीधा नहीं रहा हो सकता है कि आप जिस कांटा पे मेजर किए हो उसमें कोई दिक्कत हो। तो एरर के कारण हर बार क्या आता है डिफरेंट डाटा आता है, लेकिन उसको सुधार किया जा सकता है कैसे? हजारों जगह का डाटा एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे एवरेज निकाल। एवरेज निकालने से आपको टाइम पीरियड कितने का मिला? 1 मीटर का रस्सी रखने से 1 मीटर का रस्सी रखने से आपको टाइम पीरियड मिला कितने का? 2 सेकंड का। इसी डाटा को हम लोगों ने अपने फॉर्मूला में निकाल दिया, तो के का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2 पाई। और इसी 2 पाई के वैल्यू को जब मैंने रिलेशन में रखा तो ये फॉर्मूला बन के आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसे रिसर्च टूल के जैसे यूज किए, क्या यूज किए? डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला के कुछ डिमेरिट्स भी। क्या डिमेरिट्स है? तो डिमेरिट नंबर 1, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग क्वांटिटी, डायमेंशन सेम होता है। एनर्जी और वर्क डन अलग अलग क्वांटिटी है, डायमेंशन क्या होता है? दूसरा बात क्या कि डायमेंशन फॉर्मूला के द्वारा आप केवल वैसे ही फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं जिसका हर एक टर्म मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में। इस तरह के सिंगल टर्म का फॉर्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस टाइप का फॉर्मूला आप डायमेंशन से नहीं बना सकते हैं। क्यों? कि डायमेंशन में एक्सपोनेंट का कैलकुलेशन केवल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कर पाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। ये सब कुछ डायमेंशन के डिमेरिट्स भी हैं, लेकिन उससे अपने को बहुत लेना देना नहीं है। इस प्रकार से आज हम लोग डायमेंशन के इस लेक्चर को करेंगे यहाँ खत्म, और अगले दिन से हम लोग वेक्टर्स शुरू करेंगे। वेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, और वेक्टर में पहला एक क्लास छोड़ करके बाकी का जो भी क्लास होगा आपका वो सारा लर्निंग क्लास होगा। एक्टिव माइंड से करना है, कॉपी खोल। काफ़ी आज के लिए।